नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 27 जुलाई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूक्रेन ने जानबूझ के ईरानी जहाजों पे हमला किया है और हमला करने के पीछे यूक्रेन की कौन सी साजिश निकल के सामने आई है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप का स्टॉक खत्म हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप को कितना तगड़ा नुकसान पहुंचा है 20 दिन की इस पूरी झड़प में, इसके बारे में अभी आपके सामने जब सबूतों के साथ तथ्य रखूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे कि आखिर इतना नुकसान डोनाल्ड ट्रंप को कैसे। और साथ ही दोस्तों, रशिया ने खुल के ईरान का सपोर्ट किया है और इस सपोर्ट की वजह से अब ईरान डायरेक्ट यूरोपियन यूनियन पे हमला कर रहा है, डायरेक्ट हमला कर रहा है। और ये हमला क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, इस वीडियो में इसको भी हम डिटेल में कवर करेंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि IRGC ने सीधा सीधा 2-3 देशों को धमकी दी है और कहा है कि अगर वो अमेरिका की मदद करते रहेंगे तो उन पे हमला करने में ईरान बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। और साथ ही दोस्तों, यमन और सऊदी अरब के बीच भी एक बार फिर से जबरदस्त झड़प हुई है और ये झड़प कितनी हुई है, क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही भारत में मुसलमान हो कि अगर आप इस देश के हित में भी कोई काम करना चाहें, नहीं कर सकते। दाढ़ी टोपी वाले को देख के किस हिसाब से परेशान किया जाता है, आज इस वीडियो में इस चीज को भी हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे। और इस चीज को तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर यह है कि ईरान से एक टैंकर बाकायदा रशिया में कुछ सामान लेके जा रहा था। ये कमर्शियल टैंकर था। कमर्शियल का मतलब ये है कि इसमें कोई खाने वाने की चीज लदी हो सकती है, या फिर कपड़े लदे हो सकते हैं, या फिर दवाइयां लदी हो सकती हैं। इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद भी जब ये जहाज आगे बढ़ता है, रशिया के रास्ते पे निकलता है, इसी दौरान यूक्रेन आके इस पे स्ट्राइक करता है और इस स्ट्राइक में इस जहाज को भी नुकसान पहुंचता है और साथ ही एक ईरानी नागरिक की मौत हो जाती है। अब ये खबर जब निकल के सामने आई तो बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि आखिर यूक्रेन को ऐसी कौन सी गरज आन पड़ी थी कि भाई साहब उसने ईरान की जहाज पे हमला किया। इस पे यूक्रेन से जब सवाल पूछा गया तो यूक्रेन ने कहा कि ईरान ने इस जहाज में भर भर के हथियार भेजे थे और इसी वजह से हमने हमला किया। लेकिन ईरान ने इस पे साफ तौर पे कहा है कि ये कॉमर्शियल शिप था, इसमें कोई हथियार नहीं लदा था। और रही बात यूक्रेन की दोस्तों, तो मैं यूक्रेन की सच्चाई आपको बता दूं कि इस समय कंपटीशन चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को कौन ज्यादा खुश कर पाएगा। इसमें सबसे पहले सऊदी आगे आता है, उसने ईरान की जहाजों पे हमला शुरू किया। इसके बाद दोस्तों, अब खबर निकल के सामने आई थी बीच में कि कुवैत और जॉर्डन ने भी एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की। लेकिन अब इस मामले में यूक्रेन तो सबका बाप निकला। आपको याद होगा जब 40 दिन की जंग चल रही थी तब यूक्रेन ने अपने लोगों को भेजा था और कहा था कि ईरान के साइड ड्रोनों से बचाने में हम आपकी मदद करेंगे। बाकायदा अरब कंट्रीज से इनका समझौता हुआ था। लेकिन ईरान ने जब ड्रोन मारे थे तो कौन कहे यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम को बचाने की, यूक्रेन के अपने लोग मारे गए। इसके बाद यूक्रेन वहां से बोरिया बिस्तर समेट के भागता है और इस समय यूक्रेन जो है वो ईरान की जहाजों पर इस वजह से हमला कर रहा है ताकि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों खुश हो जाएं और खुश होने के बाद कोई बढ़िया तोहफा दे दें और रशिया के साथ इस जंग में थोड़ी बहुत एड्ज पा सके। बहरहाल ईरान खामोश बैठने वालों में से था नहीं। ईरान ने फौरन यूरोपियन यूनियन को तलब किया और कहा कि जिस हिसाब से यूक्रेन काम कर रहा है, मैं आखिरी बार समझा रहा हूं। अब्बास अराची ने डायरेक्ट बातचीत करके कहा कि मैं आखिरी बार समझा रहा हूं, अगर इसके बाद हमारी जहाजों पे हमला हुआ तो फिर अंजाम बुरा होगा। हम यूक्रेन पे हमला करने में एक भी कदम पीछे नहीं हटेंगे। मतलब ये साफ तौर पे कहा कि अगर कोई भी देश हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो अपने आप को महफूज ना समझे, हमारी मिसाइलों की जद हर एक देश तक है। अब ये धमकी जब ईरान ने दी है, इसी दौरान एक और देश को ईरान ने लपेट दिया। दरअसल जो ब्रिटेन है वो लगातार अमेरिका की मदद कर रहा है और जो B-1 बॉम्बर है वो लगातार ब्रिटेन की ही सरजमी पे खड़ा है। अब ये चीज जब ईरान को पता चली तो ईरान ने एक दो बार समझाया था, लेकिन ब्रिटेन वाले मानने को, कुछ सुनने को तैयार थे नहीं। इसी वजह से ब्रिटेन को भी धमकी देते हुए कहा कि अगर आप अपनी सरजमी का इस्तेमाल हमारे दुश्मनों को करने देंगे और खासकर हमारे ऊपर हमला करने देंगे तो ऐसे हाल में हम ब्रिटेन के ऊपर भी हमला करने में पीछे नहीं हटेंगे। यानी अब साफ तौर पर ईरान ने हर एक देश को धमकाना शुरू कर दिया। हर वो देश जो ईरान के खिलाफ जहर उगलता है, जो ईरान के खिलाफ अपनी सरजमी का इस्तेमाल होने देता है और अमेरिका का सपोर्ट करता है, हर उस देश को ईरान ने धमकी दी। خب متاسفانه کشور انگلیس سابقه بسیار بدی داره در منطقه و در کشور ما. منشأ در واقع تجزیه کشورهای اسلامی انگلیسه و منشأ تشکیل یک رژیم نامشروع در منطقه
به نام رژیم اشغال کننده قدس انگلیسه. انگلیس کارنامه خوبی نداره در بین مردم منطقه و از جمله منطقه. این نکته اول. نکته دوم این که انگلیس همیشه در موضع‌گیری‌های سیاسی و نظامی همیشه تابع آمریکا بوده. انتظاری از انگلیس न। खैर इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आई है कि रशिया ने सीधे सीधे अब ईरान का सपोर्ट किया और रशिया ने साफ तौर पे कहा है कि ये जो सीज फायर हुआ है, इस सीज फायर में जंग को रोकना सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि एक ऐसा मसौदा तैयार किया जाए कि ईरान के ऊपर कभी भी हमला ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक हफ्ते हम हमला नहीं करेंगे बाद में हमला करेंगे, 10 दिन हम हमला नहीं करेंगे बाद में हमला करेंगे। ये चीजें सही नहीं है। अगर आपको हमला रोकना है तो परमानेंट रोकिए, अदरवाइज आप मत रोकिए, फिर हम ईरान के साथ खड़े हैं। ये साफ तौर पे आज रशिया ने कहा है और इस चीज का मतलब बड़ा साफ है कि रशिया ने भी एनालाइज किया कि जानबूझ के रशिया का लिंक निकाल के ईरान के टैंकर पे यूक्रेन ने हमला किया और ये हमला यूक्रेन ने नहीं किया, कायदे से हमला करवाया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा और इसी वजह से रशिया ने सीधा सीधा सपोर्ट कर दिया है अब ईरान को। खैर इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आई कि पिछले 20 दिनों की इस जंग में, जो ये 20 दिन की जंग चली है, इस 20 दिनों की जंग में अमेरिका को $20.5 बिलियन का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट आपके सामने है। इस पूरे इमेज में आप देख सकते हैं कि कितने मिलियंस ऑफ डॉलर के ड्रोन थे, कितने मिलियंस ऑफ डॉलर की मिसाइलें थी, कितने मिलियंस ऑफ डॉलर के डिफेंस सिस्टम थे और जो इनके बेशकीमती सैनिकों की जिंदगी गई उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। लेकिन अगर रकम की बात करें तो $20 बिलियन से ज्यादा का नुकसान केवल 20 दिनों में हुआ है और इसी नुकसान की वजह से अमेरिका ने हमला बंद कर दिया। आपको याद होगा कल मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने कहा कि अब हम अपनी सेना को आदेश देते हैं कि आज के बाद ईरान के ऊपर कोई हमला नहीं होना चाहिए। कई सारे बुद्धिमानों को यह लगा था कि भाई साहब लगता है अमेरिका समझौता और सीजफायर करने के मूड में है, लेकिन वो गलत थे। दरअसल कहानी ये है कि अमेरिका के जो इंटरसेप्टर हैं और इंटरसेप्टरों में मिसाइल ही खत्म हो गई है। अब चूंकि मिसाइल खत्म हो गई है इस वजह से अब कुछ किया ही नहीं जा सकता। ईरान मारेगा तो छेद देगा और यही वजह है कि अब कुछ दिनों के लिए सीजफायर करेंगे। और ऐसा नहीं है, अगर आपको ये लगे कि ये परमानेंटली सीजफायर है तो आप गलत हैं। ये तब तक सीजफायर करके बैठे रहेंगे जब तक इनके इंटरसेप्टरों में मिसाइल एक बार फिर से ना भर जाए। जैसे ही इनके मिसाइलों में इंटरसेप्टर एक बार फिर से भरेंगे, जैसे ही इनका जखीरा थोड़ा सा मेंटेन होगा, ये फौरन फिर जंग शुरू करेंगे। और यही एक कड़वी सच्चाई है जिस सच्चाई से आपको भी रूबरू रहना चाहिए और ईरान को तो खासकर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 दिन जैसे डिप्लोमेसी चले ईरान शांत हो जाए और कह रहे यार अब तो जंग खत्म हो गई। ना 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 ना, ये बड़े हरामी लोग हैं। ये कभी अपनी बात के सगे नहीं, ये अपने बाप के नहीं हुए। जो आदमी अपने बाप का नहीं होता, कल्चर देखिए आप इनका। 17-18 साल का लड़का हो गया, लड़की हो गई, निकलो पैसे कमाओ, बाहर रहो। अब कैसे कमाओगे, क्या करोगे, वो जग जाहिर है। वो तो जग जाहिर है कि भाई पैसे कैसे कमाने हैं, सोचिए आप। खैर इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल रही है। इधर बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आई है कि कल का दिन इजराइल और अमेरिका के इतिहास में बड़ा ऐतिहासिक दिन होने वाला है। दरअसल खबर ये है कि बाकायदा न्योता मिला है बेंजामिन नेतन्याहू को न्यूयॉर्क जाने का, चूंकि वहां पे एक मीटिंग है। अब इधर जोहरान ममदानी जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क सिटी में कदम रखता है तो हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। इधर बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पे कहा कि हम तो जाके रहेंगे, देखेंगे कि हमको कौन अरेस्ट करता है। तो कल पूरा खेल देखना होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू जाता है तो क्या जोहरान ममदानी उसको अरेस्ट करवा पाते हैं। अच्छा, अगर अरेस्ट करवा पाते हैं तो क्या डोनाल्ड ट्रंप चुपचाप अरेस्ट होने देता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा था कि मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट नहीं होने दूंगा। इधर जोहरान ममदानी ने कहा कि भाई साहब ऐसा है, न्यूयॉर्क सिटी मेरे कंट्रोल में है, जैसे बेंजामिन नेतन्याहू ने कदम रखा मैं अरेस्ट करके रहूंगा, आईसीसी का फरमान है। अच्छा, इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि मुझे किसी का डर नहीं, मुझे छू के देख लें जोहरान ममदानी। तो कहानी इस समय ऐसी पहुंच चुकी है दोस्तों कि अब ईगो से ईगो की लड़ाई है। और ऐसे हाल में क्या होगा, कल बड़ा ऐतिहासिक दिन है और कल इस खबर को मैं आपको बहुत डिटेल बताऊंगा। खैर इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चली रही। इधर बड़ी अपडेट स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से निकल के आ रही है कि एक जहाज जिसको ईरान ने रास्ता दिखाया था और ईरानी सागर से पार हो रहा था, उस जहाज पे अचानक से हमला हुआ है। अभी तक खबर ये निकल के सामने नहीं आई है कि हमला किसने किया है, लेकिन ये हमला हुआ है और जाहिर सी बात ये हमला या तो यूएई ने किया, ये हमला या तो सऊदी अरब ने किया या फिर अमेरिका ने खुद किया।
अब किसने हमला किया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस समय भले ही एक दो जहाजों पे अमेरिका हमला करके अपने आप को कूल समझ ले, लेकिन ग्राउंड लेवल सच्चाई दोस्तों आज आपको बता देता हूं, इंश्योरेंस कंपनियों ने इंश्योरेंस देने से ही इनकार कर दिया है। मतलब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में ईरान का इतना खौफ है कि इंश्योरेंस कंपनियों ने साफ तौर पे इनकार कर दिया और कहा है कि भैया हम आपको इंश्योरेंस नहीं दे पाएंगे। और इस वजह से अब तेल के दाम भी विदाउट इंश्योरेंस अगर देखे जाएंगे तो बहुत महंगे हो जाएंगे, चूंकि अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को पार करना बड़ा रिस्की होगा। चूंकि अगर ईरान के बताए रास्ते से कोई जहाज जाता है तो उस पर अमेरिका हमला करेगा, अगर अमेरिका के बताए रास्ते पे जाता है तब तो ईरान उसको डुबो के छोड़ेगा। ऐसे हाल में स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की स्थिति बड़ी खराब है और इंश्योरेंस कंपनियों ने चूंकि मना कर दिया है कि हम इंश्योरेंस नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे, क्लेम नहीं करेंगे, ऐसे हाल में तेल के दाम बढ़ने के आसार बहुत ज़्यादा है। खैर, इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट अब निकल के सामने आ रही है कि यमन के हूतीज और सऊदी अरब के बीच एक बार फिर से झड़प हुई है। मामला जहाज़ों को निशाना बनाने को लेके था और जो सऊदी अरब है उसने तुर्किश में ड्रोन बाकायदा फेंके थे इधर हूतीज के ऊपर, और हूतीज ने उस ड्रोन को मार के ख़त्म कर दिया और एक वीडियो निकल के सामने आया। मैं चाहूँगा कि उस वीडियो को देखें आप। دم الزاد طايره مسيره يحرقوا يا ربي لك الحمد. الله تعالى إنا इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से बाकायदा सऊदी में जो तुर्किश में ड्रोन था उसको गिरा दिया है हूतीज ने, और इसके अलावा फिर हूतीज की तरफ से बड़ा पलटवार हुआ है जिसका वीडियो आप देख सकते हैं। दावा ये किया जा रहा है कि जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है सऊदी अरब की अरामको, उस पर हमला हुआ है और इस हमले में ये ऑयल रिफाइनरी धू धू करके जल रही है। यानी अब हमले धीरे धीरे तेज हो रहे हैं यमन में और सऊदी अरब में, और ऐसे हाल में अब ईरान का भी स्टैंड देखने लायक होगा और साथ ही पाकिस्तान का भी स्टैंड देखने लायक होगा कि दोनों किस तरह स्टैंड लेते हैं। खैर, इसी दौरान दोस्तों वेस्ट बैंक से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि जो इजरायली सेटलर्स हैं उन्होंने आज एक मस्जिद को वेस्ट बैंक के अंदर शहीद कर दिया। इस मस्जिद को आग के हवाले किया और आग के हवाले करके उस मस्जिद को जला दिया। कल ही मैंने आपको बताया था कि वेस्ट बैंक के अंदर इजरायली सेटलर्स ने ऐसा उतापात मचाया है कि कहीं कहीं तो ऑलिव के पेड़ों को काटा गया, कहीं कहीं घरों को उजाड़ा गया, कहीं कहीं खेतों में आग लगा दी गई और कहीं कहीं तो घरों पे ही ये लोग कब्जा करके, जिस घर में जैसे एक दो लोग हैं तो उस पर कब्जा करके वहाँ से लोगों को भगा दे रहे हैं और ये सेटलर्स धीरे धीरे कब्जा करते चले जा रहे हैं। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल रही है, लेकिन अब आपको भारत की वो खबरें बताऊंगा जिसके बारे में शुरू में मैंने आपको कहा था। आपको याद होगा जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी ने जब प्रोटेस्ट शुरू किया, प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट के लिए तमाम हिंदू आगे आए, मुसलमानों ने भी सोचा यार कि मैं भी इस देश का हूं, मैं भी आगे आता हूं। आ गए बेचारे। एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद जुनैद, उसने कहा क्या करूं, उसके दिमाग में आया कि यार मेरे भाई यार भूखे हैं, क्या करूं। दिमाग में आया कि चलो खाना खिलाता हूं। मोहम्मद जुनैद ने 40 दिनों तक खाना खिलाया, पानी पिलाया, लोगों की जो सेवा वो बंदा कर सकता था वो सेवा सत्कार किया। फाइनली धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया। कॉकरोच जनता पार्टी खुश, स्टूडेंट मंडली खुश, अपोजिशन खुश, सारे लोग खुश, हम भी खुश, आप भी खुश कि भाई जन जी जीत गए, मोदी का जो ईगो था वो हार गया। लेकिन अब सुनिए, सब कोई अपने जीत के जश्न में मशगूल है। भाई बीजेपी खुश है कि चलो प्रोटेस्ट खत्म हुआ, सीजेपी खुश है कि चलो भाई साहब हम जीत गए। लेकिन जुनैद का क्या? खबर यह निकल के सामने आई है कि जुनैद को पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, उनके वालिद को परेशान, उनकी वालिदा को परेशान, उनके घरों पे रात में छापे डालना। इसके बाद उनको पुलिस पकड़ के उठा के लेके गई, पूछताछ हुई कि तुझे फंड कहां से मिला। मतलब कोई एक इंसान अगर दूसरे इंसान को खाना खिला रहा है तो तुझे फंड कहां से मिला। एक वीडियो निकल के सामने आया, भाई साहब वीडियो देखें आप। आंखों से पट्टी बांध दी और नीचे की तरफ हमें कर दिया और कहीं पता नहीं कहाँ कौन से स्थान पर हमें ले गए। पूरी रात हमें वहाँ पर रखा गया कि हम सिर्फ 10 मिनट में छोड़ देंगे, हमारे कोई अफसर आएंगे और उनको संतोषजनक अगर उत्तर आप दे देते हैं तो आपको छोड़ देंगे, वरना तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। वहीं हम पूरी रात रहे, अफसर नहीं आए रात भर
उसके बाद सुबह को 10-11 के आसपास उनके साहब आए, उन्होंने हमसे बातचीत की, बहुत सारे सवाल किए कि फंडिंग कहाँ से आती है और क्या काम करते हो, क्यों इतना खाना कैसे बांट रहे हो। हमने कहा सब मिलजुल कर करते हैं, कोई स्विगी से, जोमेटो से ये सब ऑर्डर करता है, कोई 10-20-50 पैकेट लोग खाना लाता है, कोई पानी लाता है, इस तरह से मिलजुल कर हम तो सिर्फ मैनेज कर रहे हैं, हम अपने तो हम तो कुछ नहीं कर रहे। अनु के अच्छा फिर वो हमारे उत्तरों से संतुष्ट हो गए, तो उन्होंने बोला कि इनको छोड़ दो। तो हमें गाड़ी में बिठाया, 5-6 घंटे तक हम गाड़ी में चलते रहे। उसके पश्चात जो है हम लगातार चलते रहे, तो हमें उतारा गया जहाँ पर आंखों से पट्टी बनी थी। हम उनको देख नहीं पाए, ना पहचान पाएंगे, ना नाम पता है, क्योंकि हम उनको देख ही नहीं। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि मोहम्मद जुनैद ने खुद बताया कि उनके साथ क्या बीता है। मतलब आप सोच के देखिए कि आज जुनैद के लिए हम आप नहीं खड़े हो रहे, वो सीजेपी खुद नहीं खड़ी हो रही है, कोई अपोजिशन नहीं खड़ा हो रहा है, तो आज के बाद कोई मुसलमान जुनैद बनेगा क्या? बड़ी शिकायत होती है लोगों को कि यार इस देश में दोबारा कलाम साहब क्यों नहीं आए, इस देश में कोई अब्दुल हमीद क्यों दोबारा नहीं आया। अरे जो जुनैद आ रहा है पहले उसकी तो इज्जत कर लो, और अगर तुम जुनैद की इज्जत नहीं कर सकते तो फिर कोई जुनैद क्यों बनेगा कि तुम्हारी मदद भी करे, तुम्हारे पीछे लाठी भी खाए, तुम्हारे पीछे गोली भी खाए और बाद में पाकिस्तानी एजेंट करार दे दिया जाए, और फिर तुम अपना काम निकलने के बाद उसको ठेंगा दिखा दो कि भाड़ में जाओ बे तुम। अगर ऐसे दोयम दर्जे का रवैया अपनाओगे भाई साहब, तो फिर कौन तुम्हारे साथ खड़ा होगा। बहरहाल प्रखर राजपूत ने अपना काम किया। मोहम्मद जुनैद के लिए मैं आवाज उठाता हूं, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी आवाज उठाएं, क्योंकि कल को जब हम आप बूढ़े हो जाए और इतिहास को याद करें तो कम से कम हमारी गिनती बोलने वालों में हो, ना कि चुप रहने वालों में। जो जालिम होता है उसको ताकत कभी भी, जो उसको सहने वाले होते हैं उनकी ताकत उसको ताकत नहीं देती, उनकी कमजोरी ताकत नहीं देती, ताकत देती है जो ताकतवर है उनकी खामोशी। एक जगह गलत हो रहा है, अगर हम आप कुछ कर सकते हैं उसके बाद भी खामोश है तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। मैं आवाज उठा रहा हूं, आप लोग भी आवाज उठाएं। खैर, बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट कीजिएगा, और ऐसी अपडेट के लिए अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी बात है।